अदब का जिक्र होता था न सिर्फ दिल्ली में बल्कि हिंदुस्तान के किसी कोने में जहां जहां जश्न अदब होता था वो उनकी कोशिश होती थी कि वो शरीक हों और जश्न अदब को अपनी दुआओं से नवाजें। तो इस साल जो ये सेशन है ये उनकी याद में है, बेकल साहब के पूरा फेस्टिवल ही बेकल साहब और नीरज जी की याद में है। हमारे साथ बेकल साहब पर चर्चा करने के लिए, बेकल साहब की जिंदगी पर रोशनी डालने के लिए जो तीन शख्सियतें यहाँ तशरीफ फरमा है। प्रोफेसर अशोक शकदर जाहिर है हमारे गुरु हैं, हमने कई दफे कहा, लेकिन बेकल साहब से जो उनकी कुर्बतें नहीं, जो उनकी नजदीकियां रही, वो इस कदर बेकल साहब उन्हें बहुत मोहब्बत करते थे और कई ये हम सब देखते थे, चाहे किसी भी मंच पे उन दोनों लोगों की, हमने तो मंच पे ही देखा है, लेकिन जब भी हमने देखा उन्हें तो शायद उनकी कहानियां भी बहुत सुनाते थे कि बेकल साहब ये हैं। बहरहाल वो सब आपसे साझा करेंगे। फारूक अर्गली साहब हैं जिन्होंने लिखा है, बेकल साहब की जिंदगी के बारे में लिखा, बेकल साहब पर किताब लिखी पूरा एक, और उदय अदा वो तो खैर उनके साथ साथ रहे। तो ये तीन शख्सियतें हैं, बाकी आरिफा आपको बताएंगी, और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम बेकल साहब को एक ट्रिब्यूट पेश कर सकें इस जश्न अदब की जानिब से। और बेकल उत्साही फाउंडेशन, जो फाउंडेशन बेकल साहब के लिए काम करना चाह रही है, वो जो है अब यहाँ से ये सिलसिला शुरू होता है। आप लोग भी अपनी दुआओं से नवाजिए और हर साल ये सिलसिला मेरा ख्याल है शुरू चलता रहेगा अजीज भाई। और एक अवार्ड जो बेकल साहब की याद में दिया जाना है, ये यहीं से शुरुआत होगी उसकी, और वो पहला अवार्ड जाहिर है कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो इस बात की तायद ना करे कि ये अवार्ड डॉक्टर उदय प्रताप सिंह को दिया जाना चाहिए। और ये शाम को ये अवार्ड कवि सम्मेलन जो हमारा होगा नीरज जी की याद में, और उसमें क्योंकि नीरज जी और बेकल जी कोई फर्क नहीं था, बिल्कुल एक ही थे। वो एक तरफ उनकी क्षमा रखी जाती थी, एक दूसरी तरफ उनकी क्षमा रखी जाती थी, और रात भर शायरी होती थी। तो बहरहाल कवि सम्मेलन जो उनका कारवां था उसमें हम वो अवार्ड देंगे उन्हें। फिलहाल मैं आरिफा से गुजारिश करूंगा कि जो है वो इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। आप सभी का बेहद शुक्रिया। मैं अपनी बात कुछ यूं शुरू करती हूँ। मेरी कलम और मेरे ऐसे विचार को संजो के रखना, जो कुछ माटी से पाया तुम्हें विरासत में देता हूँ। आने वाले नए जगत की नई सोच पर फैला देना, नील गगन से बादल बनकर बरसा देना। गर्व से कहना, मैं उत्साही इस धरती का, मैं बेकल बलरामपुर का एक छोटा सा कलमकार हूं। उनकी इसी सादगी भरी शख्सियत के बारे में हम आज यहाँ पे बैठे हैं और उसके बारे में कुछ तफसील में, कुछ कम में बातें करने। आप सभी को आदाब, नमस्कार करती हूँ। मुअज़्ज़िज़ साहिबान और प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं जश्न अदब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और ख़ास तौर से हमारे रंजीत भाई का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम इस जश्न अदब में शामिल हो सकें और बेकल उत्साही फाउंडेशन का बाज़ाब्ता आगाज कर सकें। उन्वान है बेकल भी उत्साही भी, और बेकल भी उत्साही भी उनकी पूरी शख्सियत से मेल खाता है, आप सभी जानते होंगे, और जो उनके खास हैं वो बहुत बखूबी पहचानते हैं। जिस तरह से उन्होंने अदब की खदमत पेश की है आज तक समाज के लिए, अदब के लिए, वो बखूबी दर्ज है हमारे तारीख में, जिसके लिए वो हमेशा एक मिसाल के तौर पे याद किए जाएंगे और हम याद करते रहेंगे किसी ना किसी जरिए। और एक जरिया ये फाउंडेशन है। उनकी इसी शख्सियत का एहतराम करते हुए इस फाउंडेशन का इंतखाब किया गया और आज बाज़ाब्ता आगाज किया जा रहा है। बेकल उत्साही गंगा जमनी तहजीब के सरमाया रहे हैं, और इस तहजीब की जड़ें हमारी अदब,
सकाफत और फन से जुड़ी है। हमारे मुल्क की तहजीब बेशक इन्हीं तीनों चीजों से जुड़ी हुई है। और जिस तरीके से आज हम देख रहे हैं कि आज के मुआशरे में जो अफरा तफरी है, उस अफरा तफरी से इन चीजों को धक्का लग रहा है, ठेस पहुंच रहा है, और हमारा फर्ज है कि हम इसको बचा के रखें ताकि आगे आने वाली जनरेशन को, हमारी यूथ को, हमारे मुल्क को हम वो सारी चीजें दे सके जो हमारे बुजुर्ग हमें दे गए, और वो बहुत ही कीमती है। बेकल उत्साही ऐसे तमाम कामों को लेकर के शुरू हुई है और इन्हीं रास्तों से होते हुए अदब के लिए, समाजी बेहतरी के लिए वो आगे बहुत कुछ करना चाहती है। हमें साथ चाहिए, आप सबका हमें साथ चाहिए, हमारे बुजुर्गों का, हमारे बड़ों का, ताकि हम इसके जरिए कुछ कर सकें, अपने अदब की दुनिया में, अपनी तहजीब की दुनिया में, अपने कल्चर को बचा सकें, अपने यूथ को बचा सकें। और इसके जरिए जाहिर है कि हमारा फायदा ही है। हम जहां बिगड़ रहे हैं वहां संभलने की बहुत जरूरत है, और ये सोच हमारे उम्र के लोगों में लाना बहुत जरूरी है। इवन है भी, और वो कर भी रहे हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिससे वो संभल भी रहे हैं। मैं अपनी इस छोटी सी बात को यहीं पे खत्म करती हूँ और आगे तारुफी कलमात के लिए अली आदिल साहब के हवाले करती हूँ। प्लीज अली साहब। शुक्रिया। आरिफा ने आपके सामने तारुफी कलमात पेश किए। मैंने भी कुछ जुर्रत की कि मैं भी कुछ बोल सकूं। जाहिर है कि इतने बड़े बड़े नाम, जनाब उदय प्रताप सिंह साहब, जनाब फारूक अर्दगली साहब, जनाब मोहतरम आप चक्र भी हैं और धर भी हैं, अशोक भी हैं, आपके अंदर क्या नहीं है। जाहिर है कि मतलब मैं अशोक चक्रधर साहब के ऊपर कुछ पढ़ रहा था तो मैंने इनके ऊपर सोचा क्या लिखूं, क्या बोलूं। बहुत कुछ तो ये बोलते रहते हैं, इन पर बहुत लोग बोलते रहते हैं, मैं क्या बोलूं। तो मैंने तो अशोक चक्र की उन 24 लाइनों को पढ़ा जो अशोक चक्र में हैं, और उन सबके क्या मानी है वो अभी तारुफ में आएगा। लेकिन उससे पहले गीत में हुस्न गजल और गजलों में गीतों का मिजाज हमको बेकल तेरा असलूब सुखन अच्छा लगा। यहां से शुरुआत की जाए। आज हम एक अजीम शख्सियत को याद कर रहे हैं, वो यकीनन मुल्क की साझा विरासत का निशान, उर्दू अदब की पहचान, हिंदी साहित्य की शान, सांप्रदायिक सद्भाव का निगहबान, और सूफी, कलंदरी और फकीरी सिलसिले का पासबान था। गांव से शहर और शहर से बैरून मुल्क तक उर्दू अदब और हिंदी साहित्य को उरूज बख्शने वाला वह शख्स बेहद सादगी और पीराना अंदाज के साथ अदब और साहित्य की दुनिया को एक निराला नाम दे गया। क्यों डॉक्टर सूफिया? एक निराला नाम दे गया। अशोक साहब, दिल चाहता था कि आपको मैं आते ही सुनने लगता ताकि मेरे अंदर एक जोत पैदा हो जाती, एक जोत जल जाती। जी हां दोस्तों, हम जिस बशर की बात कर रहे हैं उस बशर पर मुझे याद आता है कि जब से देखा है लिबास बशरी में तुझको, हर फरिश्ते की तमन्ना है कि इंसान हो जाए। ऐसे लोग, बेकल उत्साही जैसे लोग जब बशर के अंदाज में इस धरती पर उतर आते हैं तो यकीनन ये पूरा समा और समाज मोहब्बत और प्यार का एक गहवारा बन जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। हम जिस बशर की बात कर रहे हैं वो है मरहूम मोहम्मद शफी खान लोधी साहब, बेकल उत्साही। बेकल भी हैं, उत्साही भी,
आज इस उन्वान से ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। रूहानी सिलसिले से इनका लक़ब बेकल और सियासी हलके से इनको उत्साही लक़ब से नवाजा गया। यकीनन वो बेकल भी थे और उत्साही भी। मुल्क में अमन आश्ती और सद्भाव के लिए वो बेकल थे और साझा विरासत या गंगा जमनी तहजीब के फरोग के लिए उत्साही थे। शेर व अदब की कहकशा में चमकते सितारे को मरहूम बेकल उत्साही साहब को जश्न अदब फाउंडेशन ने चुनकर इस प्रोग्राम की शान को बढ़ा दिया है। इस प्रोग्राम में, इस कहकशा में गैलेक्सी, कहकशा कहते हैं गैलेक्सी को, उसमें जो प्लैनेट्स हैं, सैयारात हैं, सितारे हैं, उसमें से एक चमकता और दहकता सितारा जनाब मरहूम बेकल उत्साही साहब हैं। और जनाब मरहूम बेकल उत्साही साहब को जश्न अदब फाउंडेशन ने इस प्रोग्राम में चुनने के लिए यकीनी तौर पर बहुत शानदार इंतखाब किया है। तो आइए सामीन, हम बेकल उत्साही साहब के इस प्रोग्राम को आगे लिए चलते हैं। एक पैनल डिस्कशन हम लोग करेंगे जिसमें जनाब उर्दू प्रताप साहब, फारूक अर्दगली साहब और जनाब मोहतरम अशोक चक्रधर साहब उस पैनल डिस्कशन में होंगे। जनाब बेकल उत्साही साहब की जिंदगी के बहुत सारे हिस्से आपके सामने आएंगे, बहुत से रुख उनकी जिंदगी के आपके सामने आएंगे। हम कोशिश करेंगे कि यहां तमाम सामीन इकराम इस डिस्कशन से कुछ अज़्म करें, इरादे करें, डिटर्मिनेशंस लें और संकल्प करके निकलें। चूंकि वो सिर्फ एक शायर नहीं, वो पोइट ही नहीं, वो हिंदी साहित्य का कवि ही नहीं, बल्कि वो शाहकार था गंगा जमनी तहजीब का, वो अलंबरदार था मोहब्बत और प्यार का। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हम बहुत जल्द आपके साथ इस डिस्कशन को रखेंगे। अब हम एक जो फॉर्मेलिटी होती है, वो जो इस्तकबाल की होती है, जाहिर है उसका भी इंतजार हम सबको होता है। मैं सबसे पहले दरख्वास्त करूंगा आरिफा डॉक्टर सूफिया साहिबा से कि वो तशरीफ लाएं और जनाबे उदय प्रताप साहब का इस्तकबाल करें और उनकी गुलपोशी फरमाएं। जनाबे उदय प्रताप साहब, जनाब उदय प्रताप साहब, जाहिर है कि इस दौर में कोई न ज़बां खोल रहा है, तुझको ही क्या पड़ी है कि सच बोल रहा है। बेशक 1000 बार लुटा फिर पका, अब मैं दरख्वास्त करूंगा जनाब कुंवर अजीज साहब से कि वो तशरीफ लाएं और जनाब मोहतरम फारूक अर्दगली साहब का इस्तकबाल फरमाएं। इसके बाद आरिफा साहिबा, आरिफा उत्साही अशोक चक्रधर साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं। वाह, बहुत खूब। अशोक भाई, मुझे आपके बारे में पता नहीं क्यों कुछ कहने को दिल चाह रहा है। अशोक भाई के बारे में जब मैं पढ़ रहा था, वैसे तो उदय प्रताप सिंह साहब की जो शख्सियत है वो हम सब जानते हैं कि आप पार्लियामेंटेरियन हैं, कवि हैं, राइटर हैं, पोइट हैं, पॉलिटिशियन हैं, राज्यसभा और लोकसभा की रिप्रेजेंटेशन आप कर चुके हैं डॉक्टर सूफिया, है ना उदय प्रताप साहब। आप अक्सर जिक्र करती थी, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है आज जनाब उदय प्रताप साहब की संगत में बैठने का, मैं भाग्यशाली हूँ। और अशोक भाई के साथ भी बैठने का मुझे जो है वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और मुझे लगता है कि फारूक अर्दगली साहब की जब जिंदगी के बारे में थोड़ा सा पढ़ा तो मुझे इनको पढ़ने में एक बड़ी हंसी की बात यह कि फारूक अर्दगली साहब ने अपना एक वाकया बयान किया जब ये भैंस की पीठ पर छाता लगाकर किताबें पढ़ते थे।
ये बड़ी बड़ी अजीब, वो खुद बताएंगे कि वो क्या तारीख है उसकी, और कैसे आप निकल कर आए और आपकी तारीख ने कैसे तारीख रची वगैरह वगैरह। लेकिन अशोक भाई, आप तो बड़े अजीब निकले। आपने 24 तीलियों के साथ जो है चक्र पर धर और धर पर चक्र, चक्र पर चक्र, है ना, और धर पकड़ के साथ में आपने पता नहीं क्या क्या किया होगा। लेकिन आप आशा हैं, आप प्रेम हैं, आप साहस हैं, आप धैर्य हैं, आप शांति प्रिय हैं, आप दयावान हैं, आप भलाई हैं, आप नम्रता हैं, आप सत्यता हैं, आत्म संयम भी हैं, स्वार्थ रहित हैं, आत्म बलिदान है, कृपा है, विनम्रता है, सहानुभूति है, संवेदना है, ज्ञान है, नैतिकता है। 24 नहीं अभी रह गए, पूरे कर दो, पूरे करो। बुद्धिमत्ता है और परोपकारिता भी आपके अंदर मौजूद है। मुझे लगा कि वाकई इनके ऊपर ये नाम अगर सिर्फ अशोक सिंह होता तो शायद ये शान इनके अंदर ना आती जब तक इसमें चक्र ना लगता। तो ये अशोक चक्रधर हैं और ये तारुफ के जाहिर मोहताज हैं आप या नहीं? नहीं है, आप तारुफ के मोहताज नहीं यकीनन आप तारुफ के मोहताज नहीं है, और आपकी जो शान है, जो आन है, वो निराली है। और जनाब उदय प्रताप साहब कह रहे होंगे कि यार ये बेकल उत्साही साहब के बारे में बात करनी है ना कि अशोक चक्रधर के बारे में। हम बेकल उत्साही साहब के बारे में अभी आपके सामने बहुत कुछ कह चुके हैं, लेकिन अब हम बाकायदा अपने पैनल डिस्कशन का आगाज करने जा रहे हैं। हालांकि पैनल डिस्कशन के अंदर जो सिटिंग अरेंजमेंट्स होते हैं वो थोड़ा डिफरेंट होते हैं। क्यों अशोक भाई? जैसा आप कर लें, ऐसे जैसे चाहें, चूंकि ये बड़ा अजीब सा वो है। क्यों साहब? ये पैनल डिस्कशन में तो एक राउंड टेबल होता है वगैरह वगैरह, वो पहले से अरेंजमेंट करना था, लेकिन अब हम इसको यहीं से शुरू कर सकते हैं। मैं कहीं भी खड़ा हो जाऊंगा, और लेकिन मैं जो है वो जब खड़ा हूं तो मुझे गिराने में मत लगिएगा आप। मैं गिरा तो मसला बनकर खड़ा हो जाऊंगा। इसलिए आपसे दरखास्त है कि मैं जहां खड़ा होकर आपसे बात करूं, आप मुझे इजाजत दे दें कि मैं वहां से बात कर सकूं, चूंकि आपके अदब और एहतराम में मुझे बात करनी है और बेकल उत्साही साहब के बारे में बात करनी है। तो मैं सबसे पहले जनाब उदय प्रताप सिंह साहब से एक सवाल, वो ये कि आप साहित्य का एक बहुत बड़ा नाम जो उर्दू अदब की बस्तियों में भी अपनी जड़ें जमा चुके हैं, आप हिंदी साहित्य के कवि की हैसियत से जनाब बेकल उत्साही को गजल के कवि की हैसियत में और उनके परिप्रेक्ष्य में कैसे देखते हैं? पहले तो मैं आपके सवाल के जवाब में यह अर्ज करना चाहता हूं कि मैंने उन्हें हमेशा अपना बड़ा भाई और एक उस्ताद के रूप में, अपना न सही लेकिन दुनिया के भर के उस्ताद रहे वो कुछ मामलों में। तो मैंने उनको बड़े अदब और एहतराम से हमेशा देखा, बहुत मोहब्बत से देखा। तो मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि उनका मैंने मूल्यांकन हिंदी साहित्य और उर्दू साहित्य अलग अलग किया हो। मेरी उनकी मुलाकात सबसे पहले अशोक चक्रधर जी जानते होंगे, उन्नाव में एक कमला शंकर अवस्थी जी एक सम्मेलन कराया करते थे और हर साल कराते थे। वकील साहब हर साल, इनको रोहित को मालूम है। तो वो उस कब सम्मेलन में मेरी पहली मुलाकात उनसे हुई, और ये हो सकता है 62 हो, 65 हो, 63 हो, 64 हो, वो इतने साल पहले। अब बेकल साहब थे। मैं उन दिनों ज्यादा बड़ा कवियों में मेरी शुमार भी नहीं थी और मैं लिखता ही पढ़ता था। मुझे सबसे पहले बेकल साहब ने ये कहा कि तुम बहुत अच्छा लिखते हो, हम तुमको बलरामपुर बुलाएंगे। भाई इतनी हमारे लिए बड़ी तारीफ की बात थी। उन्होंने जो कविता वहां पढ़ी थी
वो भी मुझे याद है कि वो हिंदी ही की कविता थी। उनकी कोई ऐसी तो कविता थी नहीं कि जो जिसमें ये कहा जा सके कि ये हिंदी की और उर्दू की है, खास तौर से मेरे लिए। क्योंकि मैंने अभी अर्ज किया था जब नीरज जी के बारे में बात हो रही थी कि मैं उर्दू और हिंदी को शुरू से एक भाषा मानता रहा हूं। और मैं ये खुद नहीं, मैं समझता हूं कि अकबर इलाहाबादी एक बड़े अदीब भी थे, मुंसिफ भी थे और शायर भी थे। अकबर इलाहाबादी ने कहा है कि हिंदी और उर्दू में फर्क है इतना, वो ख्वाब देखते हैं, हम देखते हैं सपना। हिंदी और उर्दू में फर्क है इतना, वो ख्वाब देखते हैं और देखते हैं सपना। दूसरी बात, उनकी एक नज्म है, वो पूरी नज्म तो मुझे याद नहीं है, लेकिन अपने मतलब का एक शेर उसमें याद है कि अकबर इलाहाबादी ने तंज किया है कि वो उर्दू को अरबी क्यों न करें, हम हिंदी को भाषा क्यों न करें, जिससे फलक का दिल बहले हम लोग तमाशा क्यों न करें। हिंदी और उर्दू को अलग भाषा मानना बकौल अकबर इलाहाबादी एक तमाशा था। और ये तमाशा जो था वो अंग्रेजों की फूट डालो राजनीति की नीति का फल था। मैंने पूरा एक लेख पढ़ा उनका, अकबर इलाहाबादी का। वो गांधी जी के बड़े भक्त थे। उन्होंने गांधी जी के विचार, तो मैंने भी एक कविता लिखी थी और मैंने ये लिखा था कि हिंदी उर्दू साथ रही आजादी की कुर्बानी में, अशफाकुल्ला भगत सिंह ने जोड़े पृष्ठ कहानी में, वतन क्षमा के परवाने जलते थे भरी जवानी में, तब अंग्रेज गया भारत से आग लगाकर पानी में। तो ये जो है हिंदी और उर्दू को अलग अलग जबान मानना, ये मेरी समझ में कभी इसलिए नहीं आया कि इन दोनों का जन्मदाता अमीर खुसरो था। उसने हिंदुस्तान को एक खड़ी बोली दी, वो खड़ी बोली ब्रजभाषा से निकली थी। और उसमें उसे क्या किया कि ब्रज और एक वो अशोक को याद होगा, क्या है वो, बताए नैना बस क्या है, एक पंक्ति ऊपर की पर्शियन की और दूसरी ब्रजभाषा की, इन दोनों को मिला के एक जो बोली बनी, उस बोली से ही रेखता निकली, उसी से दक्षिणी निकली, उसी से हिंदवी निकली, उसी से उर्दू निकली, उसी को खड़ी बोली कहते हैं, उसी को हिंदी कहते हैं। हुआ क्या कि जो दरबारों में रही उसमें पर्शियन के शब्द ज्यादा मिल गए। वो इनका ताल्लुक मजहब से कुछ नहीं था, हिंदू मुसलमान से कोई मतलब नहीं था। अकबर दरबार के बाहर था तो कबीर बाहर रहे तो उन्होंने भी हिंदी लिखी, रहीम अंदर रह के भी हिंदी लिखते थे। लेकिन ये हुआ क्या कि उनमें थोड़ा सा अंतर भाषाओं को, बहुत से ऐसे आज हिंदी के शब्द मैं पूछता हूं हिंदी वालों से, खुद जो कट्टर हिंदी वाले हैं जो कहते हैं कि नहीं उर्दू और हिंदी को नजदीक मिलाना नहीं चाहिए, गड़बड़ हो जाएगा, हिंदी का स्वरूप बिगड़ जाएगा। मैं उनसे पूछता हूं कि हमें तो शिकायत की हिंदी बता दो और शहीद की हिंदी बता दो, जो इस्तेमाल करते हो, होने को तो है, हमें भी शिकायत की हिंदी मालूम है, परिवाद पुस्तिका में परिवाद आता है, लेकिन हमें वो शख्स बता दो जिसने ये कहा हो कि हमें आपसे बहुत परिवाद है या मैं परिवाद करता हूं। हमें भी मालूम है कि शहीद की हिंदी है, लेकिन हमें उस आदमी का नाम बता दो। अभी पुलिस में वो होता है गश्ती दल। अब वो गश्ती दल जो है वो हिंदुस्तान की तहजीब का नमूना है। इसमें गश्त जो है वो है दल जो है वो, ये भाषा ही यहाँ रहेगी। और इस भाषा के सबसे बड़े गुरु बेकल उत्साही थे। इसलिए मैं ये कहता हूं कि वो बहुत बड़े पोइट थे। इसलिए नहीं कह रहा हूं मैं, ये गंगा जमनी तहजीब इस हिंदुस्तान की तारीख भी रही है और मुस्तकबिल भी है। अगर ये तहजीब मर गई तो समझ लीजिए कि हिंदुस्तान की शान में बहुत बड़ा बट्टा लग जाएगा। और ये बात हमने सीखी अपने पिछले इतिहास से।
और इस बात को सिखाने में अगर सबसे बड़ा मंच पर, कविता के मंच पर, हिंदी के मंच पर, उर्दू के मंच पर जो बड़े लोग थे, कई लोग हुए, ऐसे नहीं है, हमारे रंग जी भी थे और हमारे बहुत बहुत लोग थे। बच्चन जी ने जो मधुशाला लिखी है उसमें बड़ा मुश्किल है कहना कि वो उर्दू है कि हिंदी है, वो मिली जुली भाषा है। तो या बहुत से लोग, नीरज जी की अभी बात हो रही थी, नीरज जी को तो कहना बहुत ही मुश्किल है कि उदय प्रताप साहब जी, एक बीच में आपको मुखिल कर रहा हूं, मैं दरखास्त कर रहा हूं उसका आगे बढ़ाने के लिए। आप ही की बात को मैं ये पूछ रहा था, आप हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश के चेयरमैन एक दौर में रहे हैं। मैं अपनी बात एक शब्द जी, इसलिए जो आपने पूछा कि उनका हिंदी में आप क्या स्थान मानते हैं, मैं उनको हिंदी और उर्दू के मिलन में बहुत बड़ा स्थान मानता हूं। ये यकीनन बहुत अहम बात है कि मैं हिंदी और उर्दू के मिलन में बेकल उत्साही साहब का एक बहुत बड़ा स्थान मानता हूं, यकीनन इसमें कोई शक नहीं है। और हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि धर्म मेरा इस्लाम है, भारत जन्म स्थान। धर्म मेरा इस्लाम है, भारत जन्म स्थान। वजू करूं अजमेर में, काशी में स्नान। ये बेकल साहब कह गए, क्या बात है। तो जाहिर है कि ये तब ऐसी चीजें वो कह गए हैं कि हमें अगर उस पर हम चलें तो हमारी विरासत जिंदा रह सकती है। मैं अर्ज कर रहा था कि आप जब संस्थान के, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के चेयरमैन रहे, उस दौर में शायद आपने कुछ प्रोग्राम हिंदी उर्दू के संगम पर कुछ बनाया था। तो वो जरा हमारे सामीन को बताएं। देखिए, एक बड़ी मुश्किल ये थी, अब बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं कहना नहीं चाहता। मैं जब हिंदी संस्थान में गया तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि महादेवी वर्मा जी के अलावा बड़े पुरस्कार किसी महिला को कभी मिले ही नहीं, और बड़े पुरस्कार कभी किसी क्या कहना चाहिए मुझे, किसी मुस्लिम लेखक को नहीं मिले। अब उसकी वजह, भाई मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं क्या थी, तो मैं जब गया तो मुझे लगा कि ये हिंदी और उर्दू का यार मसला ये कैसे, अच्छा ये नहीं, हमें ही नहीं, मैं अशोक चक्रधर को इस मामले में अपना गुरु मानता हूं, इसलिए कि अशोक जब ये उस पर काम कर रहे थे और इन्होंने मुझे, आपको मालूम है कि अशोक चक्रधर ने ही मुझे सबसे पहले इसको मोबाइल को और जीमेल को चलाना सिखाया, तो ये मेरे गुरु हैं। और इन्होंने मेरी जो है जीमेल एड्रेस वो इन्होंने ही बनाया था, ups@gmail.com इन्होंने बनाया, और इन्होंने जो मुझे वो बताया था वो मैं फिर भूल गया, फिर वो दोबारा बनाना पड़ा वो उसका। तो मैं इन्होंने हमेशा ये कहा कि हिंदी का भविष्य बहुत उज्जवल है। उस वक्त ये इनका मतलब होता है, वही सुन लीजिए, हिंदी का भविष्य बहुत उज्जवल है, लेकिन हिंदी का स्वरूप बदल जाएगा, आगे दूसरा होगा। अब हमने हिंदी पढ़ी थी या हमने जो उर्दू पढ़ी थी, आज जो आने वाले जमाना है उसमें जो ये उद्योग प्रौद्योगिकी का जो सूचना प्रौद्योगिकी का जो विस्फोट हुआ है, उसमें जो भाषा होगी वो मिली जुली ही भाषा होगी। तो आपका सवाल क्या था? कि मैं अर्ज कर रहा था कि आप जब चेयरमैन थे हिंदी संस्थान के, उस समय आपने हिंदी उर्दू प्रोग्राम के सामंजस्य पर कुछ प्रोग्राम्स बनाए थे, वही जो आप बता रहे हैं, वही बात है। मैं बनाए, और मैंने उसमें ये किया कि भाई पहली बार मैंने उसमें उर्दू में जो कभी नहीं हुआ था, और भाषाओं में जो अच्छा लिखते थे उनको पुरस्कार दिया जाता था। मैंने उसमें एक पुरस्कार ये भी जोड़ा कि जो उर्दू के बड़े कवि हैं उनको भी एक पुरस्कार दिया जाए। ये काम मैंने जरूर किया था, और वो उसमें वो मेरी ही नहीं, हमारी सरकार की भी ये धारणा थी कि ये किया जाए। जब मैंने प्रस्ताव रखा तो मुझे उसकी तुरंत अनुमति मिली, वरना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष जो होता है वास्तव में वो मुख्यमंत्री होता है। तो इसलिए जब मैंने उनको ये कहा तो उन्होंने फौरन कहा कि इसको करिए। जी, वो इसीलिए मंजूर हुआ कि आपके अंदर संकल्प था, अज़्म था, प्यार थी, मोहब्बत था, और देश में एक सामंजस्य बनाने जा रहे थे। हिंदी उर्दू का एक सामंजस्य है ना, और हमारी तहजीबों का सामंजस्य,
और हिंदू मुस्लिम एकता और अखंडता और एकता पर काम करने वाले आपकी जैसी शख्सियत अगर किसी काम को अज़्म के साथ आगे लेकर चलती है तो हम उम्मीद करते हैं कि आज भी उस पर सरकारें अमल दरामद होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब उदय प्रताप साहब। हो सकता है दोबारा फिर आपके साथ कुछ गुफ्तगू शुरू हो जाए, लेकिन इस बीच में हमारे बीच बैठे हैं जनाब फारूक अर्गली साहब। अशोक भाई के साथ तो जाहिर है डिस्कशन लंबी होगी, लेकिन मैं फारूक अर्गली साहब से पूछना चाहता था कि आप राइटर भी हैं, पोइट भी हैं, है ना, आपने किताबें बहुत लिखी हैं, नॉवेल बहुत लिखे हैं, लेकिन वो हसीना कानपुरी का क्या मामला है वो बताइए, और उसको कैसे जोड़ेंगे आप बेकल उत्साही साहब से? ये आपका फन होगा। हसीना कानपुरी दरअसल हमारे मुल्क में कमर्शियल कुछ मसलहतें होती हैं तिजारती, तो हमारे उस समय प्रकाशक इस तरह के होते थे कि भाई इस नाम से एक हम अपना ब्रांड नाम बना लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिकने लगेगी तो पैसे ज़्यादा मांगेगा या नखरे करेगा राइटर। तो हम मजबूर आदमी थे, ज़रा आर्थिक रूप से हमारा कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ कलम था हमारे पास, तो वो हमने उसमें पब्लिशर की मर्जी के मुताबिक लिखा। ऐसी बेकल भाई से ताल्लुक हिंदी के माध्यम से ही हुआ था। मैं फिल्मी दुनिया नामक एक पत्रिका के संपादन स्टाफ में था, और कई रति मोहन के नाम से मेरे 60 उपन्यास उस समय छपे हैं, और मैं हिंदी भाषा के क्षेत्र से आता हूँ। बेकल भाई भी उसी के थे, हम लोग अपनी भाषा में बात किया करते थे। तो वो मुझे ये गौरव प्राप्त है कि मैं बिंदकी से आता हूँ, सोहनलाल द्विवेदी के शहर से, मेरा वो शहर है, और मुझे उनके चरण छूने का सौभाग्य प्राप्त। मैं 80 साल का हूँ, मैंने उन्हें खूब देखा है चलते हुए। वो हिंदी और उर्दू, जैसा कि अभी उदय प्रताप जी ने बताया कि भाई कोई फर्क है नहीं, बस वही है सपना और ख्वाब, तो ये कोई खास बात नहीं है। बेकल साहब के नज़दीक मैं बहुत प्रिय रहा, और जब वो दिल्ली आते थे तो वो जामा मस्जिद में बुला लेते थे, मैं वही हमारा कार्य क्षेत्र है दरियागंज आसपास, तो मुलाकातें मुसलसल रही। और जब मैं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का सेक्रेटरी था तो अक्सर मुलाकातें होती थी। पिछले डॉक्टर सूफिया गवाह होंगी, मुझे बुलाया भैया ने कि जरा आओ बात करेंगे। मैं गया उनके पास, ये 2006 की बात है, तो मैं हाजिर हुआ। उन्होंने कहा, बड़ी देर तक कहते रहे, मैं वहाँ थक गया, और वहाँ का कवि सम्मेलन और वो मुशायरा, तो मैंने उन्हीं की भाषा में जरा दबती शब्दों से कहा कि गाय बजाए कि मर रही है वो, पुस्तक ना लाओ का, बड़ी बड़ी पुस्तक लाओ। कहने लगे तो कैसे करें? अरे हमने कहा तुम्हारा गुलाम हाजिर है। और फिर मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा जितना बलरामपुर में जितनी रद्दी तुम्हारे घर में जमा है सब गठरी बांध के ले आना, और वो वाकई ले आए। कमाल ये है कि वो उन्होंने सब मेरे हवाले कर दिया, और मैंने 4 महीने में उनका कुल्लियात मुरतब किया है। ये शर्फ मुझे हासिल है। बहुत खूब। 1100 सफात पर उनका कलाम, और वो जब छपा तो ये कई लोगों का बयान है, हमारे उर्दू के बड़े नकादों का, कि बेकल अब पढ़े जाएंगे, बेकल अब पहचाने जाएंगे। तो इस वक्त तो मैं सिर्फ उनको खराज अकीदत ही पेश कर सकता हूँ। मुझे तो नहीं लगता कि वो दुनिया में नहीं रहे। मजमून एक लिख कर आया था, उसका सिर्फ एक उन्वान पढ़ूंगा। खुसरो का वंश, अवधि का संत, हिंदी की बहार, उर्दू की बसंत। शायर मशरिक ने यूं ही नहीं कह दिया था, यानी इकबाल ने, कि कुछ बात है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी। एक बार पढ़ूंगा, 3 मिनट लोग। ये कुछ बात कहते वक्त गालिबन, बल्कि मैं तो यकीन के साथ कह सकता हूं कि उनके लाशऊर में, उनके सबकॉन्शियस में
1000 साला तमद्दुनी इत्तिसाल यानी सांस्कृतिक चेतना समावेश शब्द अच्छा की देन हसीन व जमील गंगा जमनी मुश्तरका तहजीब जरूर रही होगी। इकबाल को ये कहते हुए पुराने जमाने से इस सरजमीन पर रची बसी इंसानी और रूहानी कदरों यानी मान्यताओं का, आध्यात्मिक मान्यताओं का की ऐश्वरीय सुगंध की कल्पना जरूर रही हो। मैंने उलूही खुशबू का तस्वुर रहा होगा, मतलब ये लिखा है। मेरे इस यकीन की बुनियाद ये है कि बर्र सगीर की तारीख का कोई ऐसा दौर नहीं गुजरा जब यहाँ के इंसानी माशरे में साधु संतों, औलिया और सूफियों के साथ अदीबों और शायरों ने इस महान तहजीबी विरासत यानी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए अपनी आध्यात्मिक विद्वता और जो कला की साधना होती है के उजाले न फैलाए। मानो जो प्रवृत्ति है उसका हिर्स व हवस, नफरत, अदावत और नकारात्मक सोच की काली आंधियों ने जब जब इंसानियत के घर पर आक्रमण करने का कोशिश किया तो बाकमाल अहले दिल अपने खून जिगर से अमन, शांति और सहअस्तित्व और प्रेम और सौहार्द के चिराग जलाने के लिए आगे आया। बेकल साहब पर दो मिनट दो तसव्वुफ, वेदांत और भक्ति की इस रोशनी को अहले कलम और अहले फिक्र ने अल्फाज और बयान के पैकरों में सजाकर नस्लों की तरबियत के एहतमाम किए। अब इसका बैकल साहब से क्या ताल्लुक है, वो जुड़ता है कि उनकी दिलनवाज गनाई शायरी और मलकूती आवाज की सेहर आफरीनी ने उन्हें अपने हमअसर खुशफिक्र शोहरा की जगमगाती कहकशां में सबसे नुमाया मुकाम अता कर दिया। राकिम सतूर ने उनके कुल्लियात के पेशलब्द में लिखा था, उसे दोहराए देता हूं, 3 लाइनें हैं कि जनाब बेकल उत्साही को यह मर्तबा कि इसलिए नहीं हासिल हुआ कि करोड़ों लोग उनके दिलनवाज तरन्नुम के और रूह में उतर जाने वाली आवाज के जादू में गिरफ्तार है, बल्कि इसके पीछे उनकी बेपाया तख्लीकी अजमत और फनी इनफरादियत रही है जिसने उन्हें न सिर्फ दौरे हाजिर बल्कि आने वाली नस्लों का भी ऐसा लाजवाल शायर बना दिया है जिसके कलाम में वो इस अहद का पूरा भारतवर्ष देखा करेंगी। हिंदुस्तानियत के धनक की रंगों से रंगी हुई बेकल की शायराना रंगोली उन्हें एक अजीम वतन परस्त सुलेहुल एहतराम आदमियत का अलमबरदार होने के साथ साथ माहिर फन, मुसव्विर फितरत का दर्जा भी अता करती। उम्दा, बहुत ही उम्दा। ये आरिफा के सबूत किए देता हूँ। तेरा दम है तो बहारों को सुकून है बेकल, तेरा दम है तो बहारों को सुकून है बेकल, फिर तेरे बाद कहां बाग बगीचे होंगे। जाहिर है आप हजरात जो है उनका बाग हैं, बगीचे हैं, उनके फूल हैं। अच्छा, 2 चीजें मैं मोहतरम उदय प्रताप साहब से रुजू करने के लिए करते हुए कहना चाहता हूं, वो ये कि एक तो होता है गुलदस्ता जो अक्सर कविताओं में और गजलों में, गीतों में आता है ना, गुलदस्ता। एक होता है चमन। तो मुझे लगता है कि बेकल उत्साही साहब गुलदस्ता नहीं चमन बना के गए, और आप सब जितने भी यहां बैठे उनके चमन का हिस्सा है। चमन को संजोना, चमन को बचाना, सिंचाई करना, परवरिश करना, उसको पालना फूलना, ये हम सब का काम है। ये इन लोगों की सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है बल्कि समाज के हर फर्द की जिम्मेदारी है कि वो बेकल उत्साही को और उनकी विरासत को और उनकी साझा विरासत को बचा के और संजो के रखें। इसके लिए मैं अक्सर प्रोग्राम्स अटेंड किए हैं। हमारे शाहिद साहब ने कई बार उनके बारे में जो प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए, यकीनन वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, तशरीफ ले आए हैं। उनके जाहिर है कि तो बहुत ही हर दिल अजीज
तो हैं ही हैं, अजीज भाई यहाँ बैठे, और शाहिद भाई यकीनन उनके बड़े लाडले थे। मैं अक्सर मुझसे जिक्र करते थे कि भाई शाहिद जो है वो वाकई बड़ा ख्याल रखते हैं, और शाहिद भाई ने भी वाकई अपना हक अदा किया। हक अदा तो शायद नहीं हो सकता था उनका, लेकिन बहरहाल आपने बहुत कुछ उनके बारे में कहा। अहमद मुश्ताक ने कहा था कि एक खामोश दरिया बह रहा है, अशोक भाई, एक खामोश दरिया बह रहा है और उसमें हमें गोता लगाना होगा, और ये खामोश दरिया बेकल उत्साही थे। और उसके बाद जो है वो एक बड़े मशहूर शायर रहे एजाज तवक्कुल साहब ने भी कहा कि बहती हुई आंखों की रवानी में मेरे हैं, है ना, मरे हैं, सॉरी आई एम सॉरी, बहती हुई आंखों की रवानी में मरे हैं, कुछ ख्वाब मेरी ऐन जवानी में मरे हैं, कब्रों में नहीं हमको किताबों में उतारो, कब्रों में नहीं हमको किताबों में उतारो, हम लोग मोहब्बत की कहानी में मरे हैं। तो मैं इन कलमात के साथ अब आता हूं जनाबे अशोक चक्रधर साहब के साथ। और अशोक चक्रधर साहब, आप से जाहिर है कि सवाल भी आप ही के हिसाब से होना चाहिए, वो ये कि आपने, इसमें कोई शक नहीं है, आप जब जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में थे तो एक प्रोग्राम मैंने आपका बहुत गौर से सुना। ये वहां हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे हिंदी के, और इन्होंने वहां रहकर जो हिंदी की खिदमत की, उससे हम समझते हैं कि गंगा जमनी तहजीब के इमारत में एक नई कॉलम खड़ा किया अशोक चक्रधर ने, नया कॉलम। और वहां इन्होंने हिंदी और उर्दू के सामंजस्य में उसके उन्वानात पर कई प्रोग्राम्स किए बड़े बड़े। मैं समझता हूं कि अशोक चक्रधर साहब अपनी जिंदगी के बाकियात, हम दुआ करते हैं कि इनकी जिंदगी तवील हो, बड़ी हो, सेहत के साथ हो। और ये जो कि खुद एक विरासत है ना, ये खुद विरासत है बेकल उत्साही साहब की, ये उनका नमूना है। ये लोग खुद सांप्रदायिक एकता, सद्भाव, प्यार, मोहब्बत, उखवत, भाई। एक अच्छी बात मुझे ये जहन में आ रही है, अच्छी बात ये कि हमारे देश की अच्छी बात है, वो ऐसे ही नहीं है। जब आपने उदय चचा से पूछा कि आपने संस्थान में रहते हुए क्या बेहतर किया, तो उनके मन में ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने कोई बेहतर किया, जो किया वो अच्छा किया, ठीक किया, जो होना चाहिए वो किया, कर्तव्य था हमने वो किया। और एक शब्द का उच्चारण करने के पहले उन्होंने कम से कम 5 सेकंड का पॉज लिया। अच्छा, कि इन्होंने ये तो देखा महादेवी जी का नाम ले दिया, महादेवी जी के बाद किसी महिला को नहीं दिया गया, महादेवी के बाद किसी महिला को नहीं दिया गया, महादेवी और महिला के बीच में कोई वक्फा नहीं था, कोई ये नहीं था 1 सेकंड का भी पॉज हो। लेकिन उसके बाद मुस्लिम शब्द कहने के लिए उन्होंने 5 सेकंड लगाए कि इस शब्द को बोलूं या नहीं बोलूं, क्योंकि हम अलग है ही नहीं, हम उनको कैसे मुस्लिम मान सकते हैं? वो तो साहित्यकार है, वो तो एक बिरादरी है, हम उस बिरादरी को ऊपर लाना चाहते हैं ना कि किसी हिंदू मुसलमान को। तो ये जो हमारे अंदर की हिचक है, ये बड़ी पॉजिटिव है, इसमें बेकली है। और उस बेकली को कैसे हम उस पर निजात पाएं, कैसे उसको हम समाप्त करें और कैसे हम इन रेखाओं को दूर कर दें। बहुत अच्छा उन्वान रखा है आज की इस नशिस्त का, बेकल भी उत्साही भी। और बेकल चचा ने मुझे खुद बताया कि ये नाम जवाहरलाल नेहरू ने रखा था जी, नेहरू जी ने उनका ये नाम उत्साही रखा था, क्योंकि एक ऐसा युग था जिस समय कवि का जन्म दुख से होता है, ऐसा स्थापित सत्य मान लिया गया था कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। मतलब बिना आह के, बिना कराह के, बिना परेशानियों के, बिना झंझावात के, बिना दुख के कविता जन्म नहीं ले सकती। हालांकि एको रस करुण एवं हमने भी पढ़ा है, लेकिन जीवन में और भी रस हैं, जीवन में खिलखिलाते हुए रस हैं, उत्साह के, उमंग की भी रस है, तो उन पर क्यों नहीं जाते हो? बेकल साहब की जो बेकली है वो उस समय के हर कवि की थी। चाहे आप निर्धन जी, अब भाई निर्धन क्यों नाम रख लिया? शायद आप निर्धनों के प्रवक्ता बने हुए हैं, या मेरे पिता ने नाम रख लिया विरही, सदैव के विरह में डूबे हुए, ऐसा नाम था। बाद में ये आया कि भाई किसी ने कहा विरही बने रहोगे तो ऐसा ही रहेगा। बहुत सारे आजकल बेचैन है, अब वो बेचैन भी हैं
तो हमारे मित्र ने कहा आपने गलत नाम रख लिया कुंवर साहब। चलिए बेचैन है तो बेचैन है, बेचैनी भी एक जोर है अंदर का। इस दिल की भरी रिवाल्वर में बेचैनी जोर मारती है, इसमें क्या शक। दाग देना चाहती है, कहीं छूट जाना चाहती है, कहीं लग जाना चाहती है। तो उस बेचैनी के साथ आप प्रस्तुत नहीं कर सकते। उस बेचैनी को नियंत्रित करके रखने का जो काम किया वो बेकल साहब ने किया। कितनी बेचैनियां उनके अंदर रही। आप उनके कलाम को अगर गहराई में जाएंगे, उनकी परत दर परत देखेंगे, तब आपको इल्म होगा कि क्यों वो नजीर और कबीर के समकक्ष अपने आप को मानते थे, गालिब और मोमिन के निकट नहीं अपने आप को मानते थे। अजीज भाई बैठे हुए हैं, इनको जब भी मिलता हूं तो मुझे एक शेर याद आता है मिर्जा गालिब का कि किस वास्ते अजीज नहीं जानते मुझे, लालो जमरुद्दो जरो गौहर नहीं हूं मैं। तो उनके अब्बू का भी यही आलम था कि वो हर दिल अजीज थे। एक मिनट जी, मैं वैसे पढ़ना नहीं चाहता था। ये मेरी कविता है जो मैंने बेगल साहब के जाने के बाद लिखी। मैंने ये इसलिए कहा कि उन्होंने जो बात कही वही मैंने भी इसमें कही। बस 4 लाइन पढ़ूंगा। गंगा जमुनी संस्कृत के तन मन से पैरोकार रहे, हिंदी और उर्दू दोनों ही भाषाओं के गढ़हार रहे। ऋणी रहेगा देश युगों तक बेकल उत्साही जी, ऋणी रहेगा देश युगों बेकल उत्साही की का क्या है। प्यार सादगी ज्ञान सरलता में कबीर अवतार रहे। वो कबीर के अवतार थे। तो और उन्होंने भी वही काम किया जो कबीर ने किया, वही लड़ाई भी लड़ी और वही बहुत अच्छी बात है। माफ करिए चक्रधर भाई, एक बात और सुन लीजिए। ये जो नाम बेकल है का तो मालूम है, पंडित जी ने बड़ी ओजस्वी कविता पढ़ी थी उनके जलसे में, तो वो उत्साही कह दिया उन्होंने, अब वो उत्साही। बेकल का मामला बड़ा आध्यात्मिक है और उसको जीवन भर रहे। सूफी तो थे। देवा शरीफ की दरगाह में गए थे जवानी में, और वहां एक नीम पागल था, मतलब उलझलू था आदमी, फकीर। उसने जोर से आवाज दी कि भाई बेदम चला गया, बेकल आ गया, बेदम चला गया, बेकल आ गया। और बेदम वारसी बहुत ग्रेट सूफी पोएट, और उसी लिए बेकल रख लिया उन्होंने। चलिए, बहरहाल नाम जमीन से निकल के आया। उनको जमीन प्यारी थी और बहुत मिट्टी से जुड़े रहना पसंद करते थे, तो उन्होंने किसी भी तरह से अपना नाम बना लिया। मैंने भी चक्रधर बना लिया। इसकी आज पहली बार व्याख्या सुनी और 24 विशेषण मुझे मिल गए। ये इतना तो पद्मश्री पाके आनंद नहीं आया जितना इनको इनके विशेषण माला से मिला। बहुत अच्छा आप बोलते हैं, आपकी आवाज में बड़ा माधुर्य है। तो सर, जहां थे हम या जहां चल पड़ते हैं, कबीर पर आपने बात छोड़ी है, और कबीर को हम सूफी भी मानते हैं, भक्त भी मानते हैं, हम उनको ज्ञानी भी मानते हैं, हम उनको प्रेम मार्गी भी मानते हैं। हम कबीर की जितनी छटाएं अब से 600 साल पहले वाली कल्पना कर सकते हैं आज, वो अब से 2 साल पहले तक हमने देखी। और उस 2 साल में जब वो चले गए थे, उससे कुछ दिन पहले मैंने उनको चलता देखा है श्री राम सेंटर, श्री राम कवि सम्मेलन की सीढ़ियां बिना किसी उसके उतर के आए थे। वो नीचे उतरे थे आखिर तक, तो आखिर तक यानी 6-7 दिन पहले तक वो पूरे अपनी देह में, अपनी क्षमताओं में, अपनी शायरी में, अपनी कल्पनाओं में, अपनी बुद्धिमत्ता में और अपने दिमागी हाल को दुरुस्त रखते हुए मौजूद थे हमारे पास सशरीर। चले, नीरज जी इतने चुस्त नहीं थे, और नीरज जी में और बेकल साहब में मैं चूंकि पिछले 15-20 बरस से, और भी ज्यादा हो सकता है, श्री राम कवि सम्मेलन का संचालन करता आ रहा हूं। तो हमारे ये दोनों आधार स्तंभ कवि रहे हैं श्री राम कवि सम्मेलन के। एक और नीरज जी बैठे हैं, एक और बेकल साहब बैठे हैं, एक तरफ उदय दादा बैठे हुए हैं, और मैं संचालन कर रहा हूं। तो इन दोनों में किस बात का कांटा था? उम्र का था। क्योंकि बेकल साहब अपने आप को नीरज जी से बड़ा मानते थे उम्र में, और नीरज कहते थे कि नहीं मैं बड़ा हूं।
अब इनका झंझट था कि 24 में हुए कि कुछ 28 में हुए। अब 24 में हुए 28 में हुए, लेकिन बड़ा होने के बावजूद क्यों बताते थे कि मैं बड़ा हूं? वो ये बताने के लिए बताते थे कि नीरज बड़े हैं, उम्र से क्या होता है। और नीरज जब चाहे पढ़ लें और हमें जब चाहे पढ़ा दो। कोई ये नहीं होता था कि मैं बाद में पढ़ूंगा या मुझे अभी पढ़ा दो। कितनी भी उनकी तबीयत खराब रही हो बेकल साहब की, वो कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे जल्दी पढ़ा देना। ये अब 1-2 साल हुआ था और वाकई उनकी सेहत इतनी नहीं थी कि वो पूरे 6 घंटे वहां बैठे रहें, लेकिन बैठे रहते थे। कभी ऐसा नहीं किया उन्होंने कि महफिल का और मुशायरे का और कवि सम्मेलन का जो एक अलिखित आचार संहिता का एक लंबा पन्ना है उसके विरुद्ध जाएं। अब मैं, चूंकि समय भी बहुत कम है, अगला भी होना है, मैं कुछ बातें जरूर कहूंगा कि कवि को आगे ले जाने के लिए खबरों में नहीं किताबों में लाना है। और फारूक साहब, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने कुल्लियात का प्रकाशन किया। उसके बाद मैं हिंदी के इन प्रकाशकों का भी आभारी हूं जिन्होंने इतनी किताबें हिंदी में निकाली हैं। कल मैंने आरिफा को कहा था, भाई हमें किताबें चाहिए उनकी, उनसे भी हमने वादा किया, उन्होंने हमसे वादा किया था किताबें देंगे हमारी, तो नीरज जी ने तो बाद में निभा दिया था, लेकिन उनका वादा ये आरिफा ने आज निभाया है। सरसों के जोड़े में टेसू के फूल, क्या इमेजरी है ये किताब। अपने आप में कविता, ये उन्वान ही अपने आप में बताता है कि क्या इमेजरी उन्होंने देखी है। सरसों के जोड़े में टेसू के फूल। अरे हिंदी का शीर्षक है उर्दू का? नहीं, ये तो अब भाषा तो प्रेम की भाषा है, ये सौंदर्य की भाषा है। जी हाँ, टेसू जो जनजीवन की भाषा, जन सामान्य की भाषा है। वतन के तराने, शायद इसकी तराने सुन के नेहरू जी ने नाम रखा हो। मौसमों की हवाएं, ये भी कितना लाक्षणिक प्रयोग है भाषा का। लफ्जों की घटाएं, ये इसमें गजलें हैं। और एक किताब मैं आपको और दिखाना चाहता हूं, ये हमारे भाई यहाँ बैठे हुए हैं, रोहित कुमार मीत, इन्होंने बड़ा अच्छा सिलसिला चलाया है कि ब्रेल में नाबीना शख्सियतों के लिए आप ऐसे पढ़ें, आप बेकल साहब को छू सकते हैं, इस तरह से आप उनके महसूस कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और रोहित साहब खड़े हो जाएगा। अच्छा, श्रेय लेने से नहीं चूकना चाहिए, ये जो तस्वीर है मेरी खींची हुई है। नहीं, कॉपीराइट तो बेकल साहब है, तो बेकल साहब। एक किताब और है, धरती सदा धरती बने चल गोरी दोहापुरम। हाँ, चल गोरी दोहापुरम। ये इसमें दोहापुरम में सिर्फ दोहे नहीं है, इसमें छंदोबद्ध हिंदी कविता है। इसमें 13-11 के गणित को, और उन्होंने नए प्रयोग भी किए। इन्होंने एक प्रयोग ये किया है, जैसे कुंडलिया छंद होता है 6 पंक्तियों का, इन्होंने उसको 4 पंक्तियों का बना दिया। ऊपर की 2 पंक्तियां दोहा हैं, अगली 2 पंक्तियां सोरठा हैं, और निर्वाह उसी तरह का है जैसा कुंडली में होता है। मैं इसमें आज ही अभी किताब मिली है मुझे, और मैं देख रहा था, दर्पण में सम्मान के दुनिया लगी अजीब, दर्पण में सम्मान के दुनिया लगी अजीब, झूठ विराजे तख्त पर सच को मिले सलीब। सच को मिले सलीब, ईश बेचैना होगा। अब देखिए अवधि का स्पर्श देख लीजिए इसमें। सच को मिले सलीब, ईश बेचैना होगा, लूट को मिल गई छूट, समय बिन नैना हो गई। तो इसको कहीं से भी, इनका बेकल साहब का यह है कि इनकी किसी किताब का कोई पन्ना कहीं से खोल लीजिए, आपको मोहब्बत मिलेगी, आपको मिट्टी से प्यार मिलेगा, आपको एक देहाती पन मिलेगा, गांव से मोहब्बत मिलेगी, शहर का अपमान नहीं मिलेगा, शहर के प्रति तंज मिलेगा। और ऐसा तंज जब वो पढ़ते थे तो जो उनके अधर में भी आ जाता था ना, एक आंख छोटी सी हो जाती थी और एक अधर ऊपर उठ जाता था, और दाढ़ी भी थोड़ी तिरछी हो जाती थी, और हाथ लगाते थे ऐसे तो मजा आ जाता था। क्या तो ऐसे उस देखिए मुझे याद आ रहा है उनका
कि जब वो गांव पे लौटने की बात, एक नॉस्टैल्जिया तो एक दौर में था ही 60 के दशक में, 70 के दशक में, कि भाई गांव से महानगर आ गए तो बहुत परेशानियां हैं यहाँ। और ये अर्गली साहब अर्गनी पे कविता हुआ करती थी कि भैया यहाँ तो हम वहाँ सुखाते थे दरख्तों पे अपने कपड़े, यहाँ तो अर्गनी है, उस पर टांग दो, अपनी जरूरतें भी टांग दो, अपने कपड़े भी टांग दो, अपने घुटने भी टांग दो, अपनी जो चाहे टांग दो, और अगर तुम्हारी तमन्ना न हो कि आपके घर को कोई देखे तो चादर टांग दो ताकि कोई देखे नहीं। तो उनका था कि बेकल जी गांव को लौट चलो। इस शहर के लोग, अब देखिए क्या बता रहे हैं शहर के लोग, उसमें उनकी चेतना देखिए। बेकल जी गांव को लौट चलो, इस शहर के लोग हठीले हैं। अब ये हठीले हैं, इसमें कोई गाली नहीं है, इसमें कोई निंदा नहीं है। अब हठीले शब्द का जो चयन उन्होंने किया है, हठ धर्मिता है उनके अंदर, मानते नहीं है, अपनी पर अड़े हुए हैं, ऐसा कुछ उन्होंने जो देखा है। हठीले हैं, पढ़ते ही जैसे हठ किसी प्रेमिका का भी हो सकता है, हट बालक का भी हो सकता है, हट हमारे बुजुर्गों का भी हो सकता है, लेकिन वो जो हट है, गर्वीले कहो या बदतमीज कहो या कोई और नकारात्मक संबोधन लाओ, ऐसा नहीं कहा। तो एक भाषा का जो लाक्षणिक प्रयोग करते थे और जिस भाषा को वो लेके आते थे, मैंने आते ही हुजूर से एक शब्द का अर्थ पूछा था कि जो किसे कहते हैं। मैं समझ रहा था कि पानी से जुड़ा हुआ मामला होगा, क्योंकि ऊपर की पंक्तियां बता देती थी। मैं वो आपको बताता हूं कि क्या था। आप इसकी पूरी इमेजरी देखिए। आई बरखा किसानों के आंसू उगे, आई बरखा किसानों के आंसू उगे। जब हम कोई चीज उगाते हैं तो नीचे धरती में डालते हैं, आंसू धरती में चले गए, यानी बो दिए गए, अब वो आंसू नहीं रहे। बरखा आई तो कोई उगे का मतलब उगा नहीं कहा, आंसू उगे, आंसू के डलने के बाद वो आंसू उगता है, आंसू बीज बन गए, इसका मतलब ये आंसू बीज बन गए, अब खुशी के दिन शायद आ सकते हैं। झोंपड़ों के मुंडेरों पे जुगनू उगे। अब ये झोंपड़ों की मुंडेरों पे जुगनू क्या है, आप सोचिए। आपको आपकी शायरी ना बता पाए तो किसी और शायर की शायरी बता सकती है ना। अकाल के बाद कविता नागार्जुन की याद आ सकती है। बहुत दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, बहुत दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, बहुत दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, बहुत दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के भीतर बहुत दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर बहुत दिनों के बाद। तो जब धुआं उठता है तभी चिंगारियां निकलती हैं, तभी वो जुगनू आते हैं। तो हम समझते हैं कि एक शायर की इमेजरी कहां से आती है कि जब वो आंसू उग गए, झोंपड़ों की मुंडेरों पे जो जुगनू निकले, वो घर की वो छोटी छोटी चिंगारियां हैं जो रोटी के पकने के बाद, तवा रखे जाने के बाद चूल्हे ने ऊपर भेजी है। क्या बरस जाएं बादल भरोसा नहीं। अब यहां देखिए युग की विडंबना कि हम क्या बोते हैं और क्या पैदा होता है। क्या बरस जाएं बादल भरोसा नहीं, धान बो तो मुमकिन है बालू होगे। तो ये परती पढ़ना, अकाल पढ़ना, ये गांव को जिसने बहुत अंदर से न जाना हो, ये इमेजरी उसके दिमाग में आ ही नहीं सकता कि बादलों के बावजूद अगर धान नहीं उग रहा है और बालू उग रही है तो कहीं ना कहीं व्यवस्था में गड़बड़ी है। तो अब यह अगला और सुनिए जो आपने कहा था आरिफा, कि वो खुद को पुनर्जीवित करना चाहते थे, वो नई नस्लों में आना चाहते थे। वो चाहते थे कि मेरी जो सोच है, जो मेरी फिक्र है, वो आगे तक दूर तक जाए और लोग उसमें नहाएं, उस सोच में नहाएं। वो कहते हैं आओ एक बार फिर खुद को बो डालें हम, आओ एक बार फिर खुद को बो डालें हम, महके मिट्टी तो फिर मैं उगूं तू उगे। हम थे सहरा के पौधे तो सब दोस्त थे, हम थे सहरा के पौधे तो सब दोस्त थे, लोग जलने लगे जब लबे जू उगे। जब नहर के किनारे उगे या सरोवर के किनारे उगे या कहीं जहां सुविधाएं मिली वहां उगे तो सब हमसे जलने लगे। बहरहाल मनुष्य की अंदर की गतिविधियों में जो संवेदनात्मक जनकृति है या जो वेदनात्मक कसक है, उनको बहुत अच्छी तरह से उन्होंने महसूस किया। और मुझे एक बात कहते हुए संकोच नहीं हो रहा है
कि बड़े लोग चले जाते हैं। आपने बहुत अच्छा कहा कि हमें उस विरासत को आगे ले जाना है, लेकिन ऐसा क्यों है कि जो बड़े बड़े कवि हैं उनको याद करने की शुरुआत उनकी औलाद करती है। बच्चन जी बहुत बड़े कवि थे, लेकिन उनको पुनर्जीवित किया किसने? अमिताभ बच्चन ने। अमिताभ बच्चन ने उनका जश्न बच्चन मनाना शुरू किया, और आज भी बाबूजी के नाम पर बच्चन जी रो देंगे। इतना आदर करते हैं, इतना मान करते हैं। उनसे सीखना चाहिए कि अपने जो बड़े हैं, अपनी जो पुरानी पीढ़ी है, उसको कैसे उसका एहतराम किया जाता है, कैसे उसको नवाजा जाता है, कैसे उसको जिंदा रखा जाता है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे नीरज जी के पुत्र बैठे हुए थे, शशांक प्रभाकर, तो वो भी हमें लग रहा था कि कितना चाहता है अपने नीरज जी के बारे में बताना। तो नीरज जी को हम सब जानते हैं, बेकल साहब को सब जानते हैं। आपने पहल की है तो आप आगे ले जाएंगे। इसके लिए मैं अजीज भाई को और आरिफा को और सूफिया को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने बेकल फाउंडेशन की स्थापना की है। और समय की कमी है, अन्यथा उन पर बोलने का तो अनादिकाल तक मन करेगा। उनके साथ काफ़ी यात्राएं की हैं। उनको मैं समझिए सन 62 में जब चीन का युद्ध हुआ था, तब वो मेरे पिता और वो एक कार्यक्रम में बुलंदशहर या खुर्जा में थे, और तब से फिर वो भागलपुर गए, नॉर्थ ईस्ट गए। उनके बहुत अच्छे उम्दा फोटोग्राफ हैं मेरे पास सन 62-63 के, जिसमें दोनों बैठे हुए हैं, मेरे पिता भी बैठे हुए हैं, वो भी बैठे हुए हैं, और बेकल साहब शायरी कर रहे हैं, हाथ ऊपर उठा हुआ है, नजरें आसमान की ओर हैं। तो इस 56 नहीं बल्कि अब तो हाँ 56 साल हो गए, 56 साल हो गए। 56 इंच जिनकी छाती है उनको नहीं पता होगा कि बेकल साहब जो है कितने बड़े शायर थे। हमें अपने समय और समाज को बताना है कि हम इंचों में नहीं, हम अंतरिक्ष तक यात्रा करने वाली जो प्रकाश किरणें हैं और उनकी जो गति है लाइट ईयर्स में, हम उस रफ्तार से जाएं और वहां तक, गैलेक्सीज तक। और एक शब्द का अर्थ आज ही मुझे पता लगा है, कहकशां एक मेरी द्वारा लगाई गई जामिया मिलिया इस्लामिया में उस्ताद हैं, लेकिन मैं कहकशां को कुछ हंसी के करीब करीब मानता था। मुझे नहीं पता था कि कहकशां वो कहकहे से जुड़ गया होगा। मैंने किसी से पूछने का वो भी नहीं किया उद्यम, लेकिन पता नहीं कब आपको कौन सा अर्थ पता लग जाए। जैसे आज जू का पता लगा, ऐसे ही कहकशां का पता लगा। जितनी जू कहते हैं सरोवर को या पानी के एक खंड को, पानी के पास। तो सहरा में जब थे तब तो सभी दोस्त बन गए, और जैसे ही पानी के पास आए तो लोग जलने लगे, क्योंकि जल नहीं मिला उनको। जिसको जल कम मिलता है वो जलने लगता है। तो दोस्तों मैं उसके साथ पता नहीं, रंजीत ये बताओ यहाँ पे कुछ और होना है? हाँ, ये तड़प इनके अंदर है। हाँ, तो बेकल साहब को मन में बसाते हुए, और अंत में हमारे आदिल साहब कुछ कहेंगे संक्षेप में, उसके बाद हम अगले सत्र के लिए श्रोताओं में बैठ जाएंगे। जी, श्रोताओं में बैठने का शर्फ आपको भी हासिल होगा, और हम भी जाहिर है वहीं बैठेंगे, क्योंकि वहीं से सारी किरणें निकलती हैं। और बात चल रही थी असल में कबीर की, तो जाहिर है कि छिड़ेगी दैरो हरम में बहस मेरे बात, छिड़ेगी दैरो हरम में बहस मेरे बात, कहेंगे लोग कि बेकल कबीर जैसा था, इसमें कोई शक नहीं है। और यकीनी तौर पर उनको हम कबीर, जायसी, तुलसी किस किस से मिलाएंगे, आप किस किस को तक ले जाएंगे। यकीनी तौर पर वो एक ऐसी शमा थे, ऐसी रोशनी थे, ऐसा चिराग थे कि यकीनी तौर पर वो समाज में अगर बिखर जाए तो ये पूरी दुनिया अमन का गहवारा हो जाए। हम ऐसी एक आशा रखते हैं अर्गली साहब, और मैं उनकी वाली नज्म कहे बगैर उदय प्रताप साहब मोहतरम नहीं रह सकता कि जो मेरा है वो तेरा भी अफसाना हुआ, तो बड़ा प्यारा लगता है। और उनका अंदाज यकीनी तौर पर बहुत अच्छा, और आप तमाम हजरात सुनने वाले इतने प्यारे, उनके लाडले, उनके चहीते, उस समाज के रक्षक आप सब लोग हैं। तो वो कहते थे कि जो मेरा है वो तेरा भी अफसाना हुआ, तो समझे थे जिसे अपना वो बेगाना हुआ। तो वो कहते हैं कि तुम कत्ल से बचने का जश्न खूब करो हो मोहतरम, तुम कत्ल से बचने का जश्न खूब करो हो, जतन खूब करो हो। हाँ, तुम कत्ल से बचने का जतन खूब करो हो, कातिल का अगर लहजा
शरीफाना हुआ तो, कातिल का अगर लहजा शरीफाना हुआ तो, काबे की जियारत का सफर करने चले हो, काबे की जियारत का सफर करने चले हो, रास्ते में कहीं कोई सनम खाना हुआ तो, रास्ते में अगर कहीं सनम खाना हुआ तो, कम ज़र्फ को ना इतनी मोहब्बत से पिलाओ, कम ज़र्फ को न इतनी मोहब्बत से पिलाओ, लबरेज अगर वक्त का पैमाना हुआ तो, यकीनी तौर पर। तो मैंने कोशिश ये की उदय प्रताप साहब कि मैं भी कुछ लिख के देखूं। जाहिर है कैसे लिखता, बड़ी जतन करना पड़ा मुझे, जी बहुत जतन करना पड़ा। तो मैंने कुछ लिखा डॉक्टर सूफिया, और मैंने लिखा कि इसी बहर में, जो मेरा हुआ ना उसका हुआ, तेरा ना हुआ तो जो मेरा हुआ उसका हुआ, तेरा ना हुआ तो, समझा है मसीहा जिसे वो कातिल हुआ तो, समझा है। करंट सिनेरियो में देख लें आप हजरात इसको, अजीज भाई करंट सिनेरियो में देख लें इस मिसरे को कि समझा है मसीहा जिसे वो कातिल हुआ तो, साहिब सजा से बचने का जतन खूब करो हो, साहिब सजा से बचने का जतन खूब करो हो, आदिल अगर शहर का मुंसिफ हुआ तो, आदिल अगर शहर का मुंसिफ हुआ तो, मुल्क की सत्ता का सफर ये आसान नहीं है, जनता का अगर रुख भी मुखालिफ हुआ तो, जनता का अगर रुख भी मुखालिफ हुआ तो। और मैंने लिखा है कि मैं कदे का जिम्मा जरा सोच कर देना, मैं कदे का जिम्मा जरा सोच कर देना, साकी अगर मैखाने का कम ज़र्फ हुआ तो। शुक्रिया बहुत बहुत आप हजरात का, यकीनी तौर पर आप हजरात ने बहुत सुकून के साथ इस डिस्कशन को दोस्तों, हम आपके ममनून हैं, मशकूर हैं, और हम आपकी मोहब्बतों को सलाम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों बड़ी जल्दी आप लोगों को उठने की, बेकल साहब के शेर के साथ अगर आप ऐसे जैसे उठ गए, एक दोस्त पीछे याद आया जब पीठ में खंजर बैठ गया, बिन जल के छलकती है गगरी, पनघट पे कलंदर बैठ गया। बेकल साहब का अंदाज था। बहरहाल आदिल साहब, शुभे अर्गली साहब, दादा, आप सभी का शुक्रिया। और आप देख रहे हैं कि बेकल साहब के चाहने वाले कैसे थे, कि सभी किस तरह से सुन रहे थे, इतना डूब के सुन रहे थे। ये कामयाबी है आरिफा, इसको बरकरार रखिए। बहुत शुक्रिया।